रास्ते कभी खत्म नहीं होते हैं, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बन सकता। आइए प्यारे बच्चों, आप लोग के बीच में हाजिर है आपका क्लास 10 क्लास के लिए सोशल साइंस का महत्वपूर्ण टॉपिक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बच्चों का सबसे ज़्यादा डिमांड होता है। आज उस टॉपिक को ही हम शुरू किए हैं और यहाँ से चलेंगे आपका चुनिंदा क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो सारे के सारे क्लियर करेंगे। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका से। साथ ही साथ इसका हम पीडीएफ भी आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप 10 क्लास के विद्यार्थी हैं तो यूरोप में राष्ट्रवाद शुरू कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ सारे चैप्टर को हम क्लियर करेंगे, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ में सब्जेक्टिव भी। तो बस वीडियो में बने रहिएगा, देखेंगे। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों तो ध्यान समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यूरोप में राष्ट्रवाद को लेकर के चले हैं चैप्टर, और यहाँ से क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। क्या राष्ट्रवाद, जैसे जिसमें जिस शब्द में वाद आ जाए, जैसे परिवारवाद, ठीक है, यानी परिवार के बारे में चिंता करना, परिवार की देखरेख करना, परिवार को केयर करना, यही कहलाता है वाद, यानी परिवारवाद हो गया। तो जैसे राष्ट्र की देखभाल करना, राष्ट्र प्रेम करना, राष्ट्र की भावना लेकर चलना राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है। तो जिस शब्द में वाद आ जाए, जैसे समाजवाद, तो समाज के बारे में लेकर के चलना, समाज की सोचना, समाज की अच्छाई के बारे में देखना, समाज प्रगति कैसे करेगा, तो समाजवाद हो गया। तो आप समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रवाद क्या है, यानी राष्ट्र प्रेम करना, राष्ट्र के प्रति समर्पित होना, यही राष्ट्रवाद है। तो देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। समझ में आ गया। जैसे हम लोग भारत को क्या मानते हैं, तो भारत को भारत माता की दर्जा देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अपने माँ से, अपने प्रेम से, यानी अपने देश से प्रेम करना ही देश प्रेम कहलाता है। तो हमें राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है, एक शब्दों में। ऐसे इसका लिख सकते हैं परिभाषा कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वहन करती है। जैसे अगर भारत से कोई विदेश जाएगा, इजराइल जाएगा, अमेरिका जाएंगे, तो वहाँ पे अगर इजराइल में सपोर्टेड कि 2 भारतीय मिल जाते हैं तो उनकी एक हिम्मत कहाँ से है, तो इंडिया से है। मतलब एक एकता की भावना हो जाती है। तो किसी भौगोलिक क्षेत्र हो या किसी सामाजिक परिवेश हो, जैसे अगर अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका में सब इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन अगर 2 बिहार से जाएंगे, रेत तय करेंगे, तो अगर 2 लोग मिल जाते हैं तो वहाँ पे अपने क्षेत्र को लेकर के उनकी भावना बढ़ जाती है। तो ये क्या हो गया, तो कोई भौगोलिक क्षेत्र हो गया या कोई संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में क्या होती है, तो एकता की वहन होती है। यही होता है क्या, राष्ट्रवाद। तो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। यह राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वहन करती है। चलिए इसको प्यारा से का स्क्रीनशॉट मार लीजिए, नहीं तो हम इसका पीडीएफ भी आप लोगों को क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इसको अगर बात करें, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मेजनी कौन था। ये क्वेश्चन 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, मेजनी कौन था। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन आंसर क्लियर करेंगे, चुनिंदा जो बार बार पूछे ही जाते हैं। तो देखेंगे मेजनी के बारे में जान लेते हैं। तो मेजनी साहित्यकार था। मेजनी क्या था, साहित्यकार था, गणतांत्रिक था। गणतांत्रिक, गणतांत्रिक समझ सकते हैं, जैसे नियम कानून से जो देश चलता है गणतांत्रिक, जैसे संविधान से देश चल रहा है तो गणतंत्र हो गया, ठीक है। अच्छा, गणतंत्र में लोकतंत्र आते हैं। अब यहाँ पे है क्या, कि गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, योग्य सेनापति था। योग्य यानी कुशल, अच्छा सेनापति था। सेनाओं का राजा को सेनापति कहा जाता है। मेजनी जो है, मेजनी कार्बोनारी नामक गुप्त दल का सदस्य था। याद रखिए क्या था, तो मेजनी किसका, कार्बोनारी गुप्त दल का सदस्य था। यानी अब बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बो नामक संस्था का स्थापना किसने किया, तो मेजनी ने। मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। तो ये मेजनी कौन था, हम लोग यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया कि मेजनी एक क्या था, साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और एक कुशल सेनापति था। मेजनी ने कार्बोनारी गठन किया था, कार्बोनारी नामक गुप्त दल का सदस्य था। मेजनी 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की नामक संस्था की स्थापना किया था।
क्लियर है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए मजा आने वाला है, बस इसका प्यारे से स्क्रीनशॉट मारिए फटाफट से। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आप देख रहे होंगे कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। ये क्वेश्चन 2022 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। सभी के सभी लगभग यहाँ से चैप्टर भर भर के पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, मजा आने वाला है। तो जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी वो जानेंगे। तो जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। आंसर इसी ढंग से आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। पहला देखेंगे, जर्मनी लगभग जो 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। कितना? 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे कुछ कटा हुआ जैसा लग रहा थोड़ा सा, हाँ प्यारे बच्चों बने रहेगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे मेजनी जो है यहाँ पे 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्ट और दक्षिणी में कैथोलिक बहुल क्षेत्र था, यानी वहां पे ज्यादा लोग। उत्तरी क्षेत्र में कौन से? प्रोटेस्ट, एवं दक्षिणी क्षेत्र में कैथोलिक बहुल क्षेत्र था। अगला, जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। क्या था? जर्मनी में जैसे हम लोग देश की बात आती है तो सब एकजुट हो जाते हैं, चाहे ईसाई, मुस्लिम, हिंदू धर्म, जो भी धर्म है, जो भी मजहब है, सब के सब अपने देश के प्रति एकजुट हो जाते हैं। तो वहाँ जर्मनी में क्या था? राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, राष्ट्र के प्रति उतना सचेत नहीं थे, इसलिए जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। तो हम देख लिए कि क्या 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, तो सबको एकजुट करना पॉसिबल, आसानी नहीं होता है। दूसरा, उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्ट एवं दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिक बहुल क्षेत्र था, और जर्मनी में सबसे बड़ा कारण यह था कि राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। ये क्वेश्चन आपका देख रहे होंगे कि 2013 में पूछा है, 2014 में, 19 में, 20 में, 22 में और 24 में लगातार समझिए ये क्वेश्चन पूछता जा रहा है, और ये चुनिंदा क्वेश्चन है सभी के सभी। तो 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति, याद रखेंगे फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? तो 1848 ईस्वी में, ठीक है। 1848, इसमें 1830 में भी हुआ, लेकिन यहाँ पे हम लोग जानेंगे 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण थे, क्रांति क्यों हुआ, देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे, ये तो आपको लिख देंगे। अब चलिए यहाँ पे सबसे पहले लुई फिलिप की कमजोरी नीति। लुई फिलिप वहां का राजा था जिसका नीति कैसा था? कमजोर था, ठीक। अब जब राजा ही कमजोर होगा तो वहां प्रजा का तो हाल बेकार होगा ही होगा। अगला, लुई फिलिप के द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजो को प्रधानमंत्री बना। लुई फिलिप के द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजो को, किसको? गीजो को वहां का प्रधानमंत्री बना दिया। अगला, पूंजीपति वर्ग को साथ रखना था। पूंजीपति वर्ग को साथ रखना ये भी एक बड़ा कारण था, बाकी सभी वर्गों को छोड़ देता, जैसे निम्न वर्ग, ठीक है, कई 3 वर्ग में बटा हुआ था ये। तो उसमें है कि पूंजीपति वर्ग का साथ लेकर के चलना, जिसमें बाकी वर्ग जो थे उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई। अगला, असफल विदेश नीति। विदेश नीति कैसे था? तो असफलता, सफल नहीं था। अगला, किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं करना, ये सबसे बड़ा कारण तो यही है, किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं करना वहां के द्वारा, राजाओं के द्वारा। अगला, बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ जाना, और ये तो सबसे बड़ा कारण है कि अगर जब बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ेगा तो लोग सड़कों पे आए नहीं और सरकार का विरोध करेंगे नहीं। तो यही था 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण कि बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ जाना, और वहाँ के राजाओं के द्वारा किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं करना, विदेश नीति असफल हो जाना, और पूंजीपति वर्ग के केवल साथ रखना, बाकी वर्गों को नहीं लेकर चलना। लुई फिलिप के द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजो को वहाँ का क्या बना देना? प्रधानमंत्री बना देना, और लुई फिलिप की कमजोर नीति, ये मूल कारण थे 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का। आइए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये भी देखिए 2013 में और 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। किसका? तो इटली हो या जर्मनी हो, ठीक है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में किसका? तो ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। तो जानते हैं क्या भूमिका था, ध्यान देंगे। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा बाधक था। ऑस्ट्रिया ही सबसे, क्या बोल रहा है कि एकीकरण ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा बाधक था।
ठीक है, सबसे बड़ा बाधक था एकीकरण होने में। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गया। कब? 1830 ईस्वी में भी फ्रांसीसी क्रांति हुए थे। तो यहाँ पे है कि 1830 की क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गया, यानी वहाँ पब्लिक विरोध करने लगे। इसी समय मेजनी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया। कौन? तो मेजनी जो है उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण यानी मिलाने का काम, क्योंकि 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था, आपको पढ़ लिए, ठीक है। तो क्या बोला है कि इसी समय मेजनी उत्तरी और इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन मेटरनिख के नागरिक आंदोलन को दबा दिया। कौन? मेटरनिख ने नागरिक आंदोलन को दबा दिया। जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना को मेटरनिख ने दमनकारी कानून कालसवाद के आदेश द्वारा दबा दिया, यानी वहां पब्लिक तो विरोध करना चाहे, लेकिन किसके द्वारा? तो मेटरनिख ने दमनकारी नीति लाया, कानून लाया, जो भी सड़कों पे है उनको पीटा गया और वहां की राष्ट्र भावना को, राष्ट्रवादी भावना को दबाकर यानी कुचल दिया, जिसके वजह से वहां का एकीकरण नहीं हो पाया। तो देखिए भूमिका क्या था? भूमिका तो था, ये करना चाहता था, लेकिन कई चुनौतियों का सामना करना पड़ गया। तो यहाँ पे है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की सबसे बड़ा बाधक था। कौन बाधक था? ऑस्ट्रिया ही सब है ना। ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा बाधक था दो गो, देखेंगे कौन कौन। तो 1830 की क्रांति के बाद इटली में भी कौन सा? तो नागरिक आंदोलन शुरू हो गया। अगर ये नहीं होता तो आसानी से एक कर दिया जाता, लेकिन वहां पे क्या हो गया? आंदोलन शुरू हो गया। अच्छा, इसी समय मेजनी कौन था? मेजनी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन मेटरनिख नागरिक आंदोलन को दबा दिया। ये भी एक बड़ा कारण हो गया। अच्छा, जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना को मेटरनिख ने दमनकारी कानून कालसवाद, कौन सा? कालसवाद के आदेश द्वारा दबा दिया। तो इस कारण से जो है ऑस्ट्रिया की भूमिका निभाई गई थी इटली के एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण करने में, लेकिन सफल नहीं मिल पाई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह से सहायक हुआ। ध्यान सुनिए, यूरोप में, क्योंकि आज के ज़माने की तरह डिजिटल इंडिया नहीं थी, ठीक है, डिजिटल देश नहीं था, इतना टीवी, इतना मोबाइल वगैरह नहीं थे, अखबार पत्रों के माध्यम से कुछ जानकारी हो पाती थी, बाकी इतना तेजी से राष्ट्रवाद नहीं था। तो यहाँ पे है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह से सहायक हुआ। ध्यान समझिएगा, चुनिंदा क्वेश्चन है सभी के सभी। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त यार के पास शेयर कीजिए। इसी टाइप का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे और आपका लगभग तैयारी हो जाएगी। देखेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में फ्रांस की क्रांति के बाद, ठीक है, किसका? फ्रांस की क्रांति के बाद, क्योंकि 1830 और 1848 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन के आक्रमण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्या महत्वपूर्ण योगदान देता है? कौन? नेपोलियन। अब चलते हैं नेपोलियन के बारे में। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियान से नवयुग, कौन सा? नवयुग, यानी एक नए युग का संदेश पहुंचा, नए युग का उदय हुआ। नेपोलियन में इटली और जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधियों से निकालकर वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया। जैसे क्या होता है ना, कुछ छोटे छोटे जगहों में बटे होते हैं, उनको एक करना। तो यही काम किया था नेपोलियन ने। देखिए यहाँ पे क्या किया है नेपोलियन ने कि यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियान से नए युग का संदेश पहुंचा और नेपोलियन में इटली और जर्मनी के राज्यों को हुई भौगोलिक नाम की परिधियों से निकालकर वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये था आपका यूरोप में राष्ट्रवाद के फैलाने का नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों की ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट बना लिए होंगे। इसका आज क्वेश्चन कितना तक हो चुका है? 7 तक हो चुका है। इसके बाद कल का वीडियो जो लेके आएंगे वो 8 से देखेंगे और इस पर से चैप्टर समाप्त होगा। ये अभी 2 नंबर वाले चल रहे हैं, इसके साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी 5 नंबर वाला क्लियर करेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव चलेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर कर देंगे। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें शेयर कीजिए और प्यारा से कमेंट कीजिए। धन्यवाद।